नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। संगठन, संघर्ष और सियासत। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाले हैं। यूथ कांग्रेस को दिया गया टारगेट अब तक पूरा नहीं हुआ है। 65,000 बूथों में से आधे बूथों पर ही टीम बन पाई है। इसको लेकर पदाधिकारी नाराजगी भी जता रहे हैं। तो वहीं एआईसीसी के सर्वे ने कुछ विधायकों को आईना दिखा दिया है कि वो कितने पानी में हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर कांग्रेस संगठन के हालात यही रहे तो वो कैसे बीजेपी का सामना करेगी। जब कांग्रेस ही स्थिति ज़मीन पर ही मजबूत नहीं होगी तो विधानसभा चुनाव का मुकाबला कैसे लड़ेगी। सवाल ये भी है कि क्या संगठन के लोग कमलनाथ की इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। ऐसे कई और सवाल हैं। आज अटेंशन में उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की टीम कमजोर, संगठन नहीं लगा रहा जोर, टिकट को लेकर भी खींचतान कैसे होगी 2000 नैया पार। ये सवाल कांग्रेस के लिए काफी अहम है क्योंकि चुनाव सिर पर है और कांग्रेस संगठन जोर नहीं लगा पा रहा। हालात को यूं समझिए कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है कि अब तक प्रदेश के आधे बूथों पर यूथ कांग्रेस की टीम भी नहीं बन सकी है। इतना ही नहीं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने प्रदेश में अपनी टीम के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। जाहिर है कि 2022 में यूथ कांग्रेस को पार्टी आला कमान ने 65,000 बूथों पर टीम खड़ी करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक 30,000 बूथों पर ही टीम बन सकी। इतना ही नहीं, एआईसीसी के सर्वे में 96 में से 30 विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। यानी कांग्रेस संगठन की पोल उसके ही पार्टी के सर्वे और नेता खोल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी ये दावा कर रही है कि जो भी कमजोरियां होंगी उन्हें हम दूर कर लेंगे। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, प्रभारी नियुक्त किए हैं, सह प्रभारी नियुक्त किए हैं और हमारी स्थानीय कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है, आंतरिक सर्वे भी है। निश्चित रूप से जो कर्नाटक में किया था मध्य प्रदेश में वही होने वाला है। माननीय कमलनाथ जी के भी सर्वे जो भी हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जिताऊ लोगों को ही टिकट मिलेगा ताकि हम 150 का जो आंकड़ा है उसे पार कर सकें। और हमें वो पार करना इसलिए आवश्यक है कि खरीद फरोख्त की स्थिति जो भाजपा बनाती रही हमेशा, वो खरीद फरोख्त की स्थिति अब ना बनने पाए और मध्य प्रदेश को एक नया विजन मिल सके। इसलिए जो सारी रिपोर्टें आ जाने के बाद निश्चित रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, ये कांग्रेस का अपना मानना है। अगर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देना है तो संगठन को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि बीजेपी की तैयारी कांग्रेस से 2 कदम आगे ही दिख रही है। बीजेपी बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी हुई है और वो कांग्रेस संगठन के ताजा हालातों पर तंज भी कस रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में 18 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उनके जितने भी मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को लूटने और खसोटने का काम किया, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा था कि वह 18 महीने की सरकार में केंद्र सरकार की तमाम विकास की योजनाएं, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार की विकास योजनाएं थी, उनको ठप कर दिया गया था। पूरा जो मध्य प्रदेश का रेवेन्यू था वह मंत्रियों और विधायकों को दलाली उद्योग में जा रहा था। तो इन चीजों को मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है और आज कांग्रेस अगर दहाई के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी मध्य प्रदेश में संघर्ष करती नजर आए तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस में संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही टिकट बांटना भी एक जंग है, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने प्रदेश आला कमान से 35 टिकटों की मांग की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस इन चुनौतियों को नहीं समझ रही, क्योंकि कमलनाथ भी कई बार ये कह चुके हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। ऐसे में अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुनाव से पहले संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है बोकिल जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार मनोज जी। वकील जी, जो हम देख रहे हैं कि तैयारियां दोनों तरफ से बड़ी जोरदार चल रही है, सर्वे की बात हो रही है, ज़मीनी
हकीकत एक दूसरे को सबकी पता है। इनके बीच अगर खबर आ रही है कि चुनाव के 4-5 महीने पहले अगर ज़मीन पर यूथ कांग्रेस का नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, आधे बूथों पर तैनाती नहीं हुई है, तो कांग्रेस के हिसाब से कितनी गंभीर चिंता का विषय है ये? देखिए मनोज जी, जहां तक संगठन की बात है तो संगठन तो आज भी कांग्रेस से कमजोर है, पहले भी बहुत मजबूत नहीं था। जी बिल्कुल। कांग्रेस की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि उनको नेगेटिव वोट कितना मिलता है, मतलब जो भाजपा से नाराज हैं या ये वर्तमान सरकार से नाराज हैं, वो नाराज होकर के विकल्प के रूप में अगर कांग्रेस को चुनते हैं तो कांग्रेस के फेवर में बात जाएगी, ऐसा कांग्रेस आमतौर पर कांग्रेसियों का मानना है। कांग्रेस में अभी भी कार्यकर्ताओं की कमी है, नेता वहां ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। बिल्कुल। अभी जो बात सामने आई, जैसे कि आपने कहा कि भाई यूथ कांग्रेस ज्यादा काम नहीं कर रही है या उनका नेटवर्क अभी नहीं बन पा रहा है, जो कि बीजेपी के अंदर बूथ लेवल पर बन गया या बनाया जा रहा है, तो ये फर्क तो रहेगा क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता वैसे ही बहुत कम है। अब सवाल ये है कि जो अगर सरकार के प्रति नाराजगी है, उस नाराजगी को कांग्रेस किस तरह से भुना पाती है चुनाव के अंदर, इस पर सारा कुछ दारोमदार है। केवल संगठन मजबूत होने या संगठन मजबूत नहीं होने से कुछ नहीं होता है जी। वो एक अलग महत्वपूर्ण पक्ष जरूर है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आप उसको एंगेज कैसे करते हैं, वोटरों को आप अपनी तरफ कैसे डाइवर्ट कर पाते हैं, ये असली सवाल है। जी। तो हमने कर्नाटक में भी देखा, कर्नाटक में कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश की तुलना में मजबूत है, लेकिन वहां बीजेपी भी उतनी ही मजबूत थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया क्योंकि वो नाराजगी को रोक नहीं पाए, अपने पक्ष में मोड़ नहीं पाए। तो असली लड़ाई जो मैदानी स्तर पर होने वाली है वो तो ये है कि वोटर को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। लेकिन हमने नगरीय निकाय में भी देखा था कि बीजेपी ने भी वही गलती दोहराई थी कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे उनके, वो अपने कोर वोटर को निकाल नहीं पाए थे। हमने देखा वोटिंग परसेंट भोपाल में भी 50% से कम रहा। तो ऐसी स्थिति में जो आप कह रहे हैं कि नाराज़गी का वोट अपनी जगह, संगठन अपनी, लेकिन ये वो कार्यकर्ता हैं जो वोटर को घर से लाने का काम कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई नाराज़ वोटर है, अगर वोट देना चाह रहा है, या पार्टी का जो कोर वोटर है जो उसको वोट देता रहा है, वो अगर नहीं निकल रहा है, तो ये लोग वो हैं जो जाकर उसको पोलिंग केंद्र पर ला सकते हैं। लेकिन अगर नीचे तक अगर ये लोग नहीं होंगे तो आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से करना पड़ेगा भाई। आपने ही उदाहरण दिया कि अगर संगठन मजबूत है लेकिन कार्यकर्ता नाराज है तो नतीजा कुछ और आ जाता है। तो जो कागज पे दिखता है वैसा नहीं होता है। तो कांग्रेस के लिए भी लागू है, भाजपा के लिए भी लागू है ये बात। अगर ये वोटर को अगर मोटिवेट नहीं कर पाए, उसको मोबिलाइज नहीं कर पाए, तो चुनाव में जो अपेक्षित नतीजे वो नहीं आ पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है जी। ये बात बीजेपी पे लागू होती है और कांग्रेस पे लागू होती है। कांग्रेस के पास संगठन कमजोर है इसलिए, और बीजेपी के पास संगठन अच्छा होते भी अगर कार्यकर्ता ना आए तो उसलिए। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, जो एक महत्वपूर्ण बात कही वकील जी ने कि नाराजगी के वोट के इंतजार है, लेकिन हमने देखा 2008 में स्थिति देखी थी, लेकिन वो वोट उमा भारती के पास गया, सरकार बन गई बीजेपी की। लेकिन 23 में 2 बड़े खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को और AIMIM जो तैयारी कर रही है। तो अकेले नाराज वोटों के सहारे नैया पार हो सकती, क्योंकि जो कर्नाटक की स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो स्थिति अभी भी हमको दिखाई दे रही है। देखिए, नाराज वोट को आप अपने पाले में ला सकते हैं, तब जाके आपकी स्थिति मजबूत होगी। नाराज वोट यदि घर बैठ जाए, यदि बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को उससे फायदा होगा। नाराज वोट बैंक जो है, यदि नाराज लोग हैं, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार से नाखुश हैं, वो वोट कैसे कांग्रेस को मिल सकता है, इस पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कर रही होगी, लेकिन सिर्फ इस भरोसे बैठ जाए कि लोग सरकार से नाराज होंगे, महंगाई से नाराज होंगे, तमाम तरह की जो भी नाराजगियां होंगी, उनके संगठन से हों, सरकार से हों, उनके कार्यकर्ता नाराज हों, प्रशासन तंत्र से नाराजगी हो, उसकी वजह से उनको वोट मिल जाएगा, मुझे लगता है ये एक गलत फहमी होगी। जब आम आदमी पार्टी आएगी, जब हम देखेंगे ओवैसी की पार्टी आएगी, तब आपके पास विकल्प होंगे कि यदि नाराज वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, और जो जातिगत आधार पर कैंडिडेट निर्दलीय खड़े होंगे, वो वोट कहाँ जाएगा? वो कांग्रेस के पास नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो उम्मीद पाले बैठी है वो उसके लिए घातक हो सकता है। इस जगह पर संगठन काम करता है कि यदि कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा, जो कि कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि संगठन, हमें बीजेपी के संगठन से लड़ना है क्योंकि उनका संगठन बहुत मजबूत है। बार बार एक बात आती है कि कर्नाटक में कांग्रेस का संगठन मजबूत है, कर्नाटक से बेहतर मध्य प्रदेश का संगठन बीजेपी का मजबूत है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ संगठन किस तरह से काम करता है। यदि बूथ पर पन्ना प्रमुख है उनके पास, तो वो अपने वोट को मतदान केंद्र तक ले जाता है, डलवाने का काम करता है। नाराज वोटर को
अंतिम समय तक मनाने का काम करता है। तो ये जो एक जो कोशिश होती है बीजेपी की तरफ से, वो उसके लिए मददगार होती है। जो आपने बात कहा नाराज वोट बैंक, कई बार हम देखते हैं नोटा पे दबा किया जाता है, उसको कांग्रेस पसंद नहीं है, बीजेपी को वो वोट नहीं देना चाहता, किसी वजह से नाराज है तो नोटा को चला जाता है। तो ये जो वोट खराब होता है नोटा के रूप में जाने को, कांग्रेस को उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए। और जो बार बार हम देख रहे हैं कि संगठन जिस तरह से बात कर रहा है, एक बूथ 5 यूथ की टारगेट लेकर किस तरह से यूथ कांग्रेस चला था। विक्रांत भूरिया ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, पीसीसी ने, पार्टी आलाकमान ने उनको टारगेट दिया था। लेकिन आप देखिए कि अब हम चुनाव में जा रहे हैं, मतलब चुनावी माहौल शुरू हो गया और यूथ कांग्रेस सिर्फ आधे पर भी नहीं बना पाया, 30,000 पर बना पाया। जब ये कलई खुल रही है तब गंभीर बात है कि संगठन आप किस तरह से मजबूत कर रहे थे। दिग्विजय सिंह बार बार कह चुके हैं कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए, संगठन कमज़ोर है। हाल ही में एक जो दिल्ली में बैठक हुई थी, वहाँ से जो खबरें निकल कर आई हैं कि संगठन उतना मजबूत हो नहीं पाया जितने दावे किए जा रहे हैं। 2018 में मंडलम सेक्टर का आप कंसेप्ट लेकर आए थे, लेकिन उसको मुझे लगता है कि आगे बढ़ा नहीं पाए। जो प्रदेश प्रभारी तत्कालीन था दीपक बावरिया, उनकी कोशिश थी और वो बहुत कारगर साबित भी हुआ था 2018 में। लेकिन यदि आप उसको वैसे मजबूत नहीं कर पाए हैं तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो कांग्रेस पास अभी भी समय है मनोज जी कि वो चाहे तो नाराज वोट को किस तरह से अपने पाले में लाए, इसकी बाकायदा एक रणनीति बननी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अंदरूनी खबरें आ रही हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब एक माहौल है और कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि अच्छी टक्कर देने वाली है, सत्ता में लौट भी सकती है, वैसी परिस्थितियों में आप देखिए उनके बड़े नेताओं के किस तरह से बयान आते हैं, चाहे गोविंद सिंह के बयान हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा के बयान हो। ये भी कार्यकर्ता को एक तरह से मनोबल गिराने वाले उनके बयान होते हैं। कार्यकर्ता जब को लगता है कि अभी से लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो ये जनता में भी एक गलत मैसेज जाता है। तो कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए मुझे लगता है अभी समय है, समय रहते यदि वो कर लेती है और नाराज वोट बैंक को यदि साधने में जतन कर लेती है, वो किस तरह से उनको ये जताने की कोशिश कर सकती है कि क्यों वो बीजेपी से बेहतर है। बिल्कुल, जो उस वजह से नाराजगी है वो उन नाराजगियों को कैसे दूर कर सकती है। सिर्फ लोक लुभावन बातों से मुझे नहीं लगता है कि उतना उसको सफलता मिल सके। तो बिल्कुल। तो अजय जी एक और चीज़ समझना चाहेंगे, कोई एक सर्वे की और बात हो रही है कि जो AICC ने कराया है, ऐसा कहा जा रहा है कि 96 में से 30 विधायकों की हालत डावाडोल है। और अगर बीजेपी जो सर्वे करा रही है, लगभग उससे ज़्यादा हालत उनकी ज़्यादा खराब होगी क्योंकि उनके पास विधायक भी ज़्यादा हैं। तो कांग्रेस में हम एक ट्रेंड देखते हैं कि जो जीता हुआ विधायक है आमतौर पर उसको टिकट दे देते हैं वो, और अभी ये कहा भी जा रहा है कि जून जुलाई में हम टिकट फाइनल कर देंगे। तो आज की स्थिति में लग रहा है कि कांग्रेस इतने सारे विधायकों के टिकट काटने के हालात में, और अगर नहीं काटते हैं तब हालात क्या बनेंगे। क्योंकि 2018 में भी हमने देखा है कि अनुकूल स्थितियों के बाद भी सुरेश पचौरी चुनाव हार जाते हैं, रामनिवास रावत चुनाव हार जाते हैं, सुरेंद्र चौधरी चुनाव हार जाते हैं, राजेंद्र सिंह चुनाव हार जाते हैं, बाला बच्चन, जीतू पटवारी बाल बाल बसते हैं। ऐसे कई सारे बड़े चेहरे थे कि एंटी इनकम्बेंसी चेहरों के लिए भी थी। तो इस स्थिति में कांग्रेस को और क्या करना होगा? देखिए, टिकट का वितरण बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उन्हीं चेहरों को टिकट दिए गए जो बार बार हार चुके हैं तो उससे कोई बहुत नतीजा निकलेगा नहीं। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि कांग्रेस ने प्लान 66 बनाया हुआ है। प्लान 66 का मतलब ये था कि 66 सीटें ऐसी हैं जो पिछले 5 चुनाव से बीजेपी कांग्रेस नहीं जीती है। बिल्कुल। तो उनको कैसे मदद किया जाए, उन पे किन चेहरों को टिकट दिया जाए। उसी तरह बीजेपी के कैंप से खबर आई थी कि 103 सीटें उन्होंने चिन्हित की हैं जिसके अंदर उनको लग रहा है खतरा है और यहाँ पे बदलाव किए जाने चाहिए। तो ये कवायद तो दोनों पार्टियों में चल रही है। टिकट वितरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप उन्हीं हारे हुए शहरों को फिर टिकट देंगे जो कि अभी फिर टिकट पाने की कवायद में लग गए। तो ये निर्णय बड़ा कठिन होता है किसी भी पार्टी के टिकट काटना। अगर कांग्रेस सख्ती से कर पाई और नए और अच्छे चेहरों को टिकट दिया तो तस्वीर बदल सकती है। और दूसरी बात इसमें एक चीज और भी है, इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी 230 सीटों में लड़ने वाली, और आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में ताकत क्या है इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। पिछले चुनाव में वो 2018 में कुछ सीटों में लड़े थे और 1% से भी कम वोट उनको मिला था, तो वो कोई ऐसी स्थिति बनी थी कि नतीजे बदल सके। लेकिन अगर 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों को टिकट दे सकते हैं जो दोनों पार्टियों से जहां टिकट नहीं मिला वो नाराज होकर के आम आदमी पार्टी के पास जा सकते हैं। उनको अगर टिकट दिए तो उनकी अपनी ताकत होगी। तो उस स्थिति में आम आदमी पार्टी कहाँ किसको नुकसान कितना पहुंचाएगी इसके बारे में भी अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। वो पिछली बार जो कमान थी वो एक तरह से एक्टिविस्ट के हाथ में थी, आलोक अग्रवाल के हाथ में। पॉलिटिकल आदमी नहीं माने जाते थे वो, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं रानी अग्रवाल को उन्होंने कमान सौंपी है। अगर हम गुजरात का उदाहरण देखें तो गुजरात में भी उन्होंने इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीते भी, लेकिन उन्होंने नुकसान किसको पहुंचाया? कांग्रेस को पहुंचाया। बीजेपी जो बम्पर सीटों से जो है रिकॉर्ड सीटों में जीत गई। लेकिन अगर यही कहीं उल्टा हो गया तो
तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, एक एआईएम की बात आपने की, तो एआईएम जो निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई थे, नुकसान कांग्रेस को पहुंचेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में। जी तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां इस बार पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा है, ऐसा मेरे को लगता है। जी। और आपने आम आदमी का जिक्र किया, तो अगर नगरीय निकाय हमने देखा कि एक महापौर उनका जीता, ग्वालियर में उनकी जो महापौर की उम्मीदवार थी उसको 50,000 से ज़्यादा वोट मिले, कई जगह उनके पार्षद जीते भी। एआईएमआईएम के कारण बुरहानपुर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, 7 उनके पार्षद जीते हैं, जिसमें एक हिंदू पार्षद भी है बुरहानपुर से। तो छोटी मोटी ताकत उन्होंने दिखा दी और शायद इसी कारण वो और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो जीतेंगे कम सीटें, ये बात सही है, या हो सकता है 2-4 सीटें भी जीत जाए, न भी जीते, बिल्कुल, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे, ये बात तय मानिए। कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी उन लोगों को टिकट दे सकती है जो दो मुख्य पार्टियों से जो नाराज लोग होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो आम आदमी पार्टी पर जा सकते हैं अगर वो पार्टी छोड़ दी उन्होंने तो। जी। तो उस स्थिति में उनकी अपनी जो ताकत है वो जो है मायने रखेगी, और वो खुद ना जीते तो भी कांग्रेस या बीजेपी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। जिसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी, ये बात है। तो इसका एक कोई नुकसान हो सकता है क्या उनको, जो अभी गलबैया की बात हो रही है कि जिस प्रकार से केजरीवाल समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी दिल्ली में जो विधेयक को लेकर समर्थन के लिए तैयार है, तो एक मैसेज ये जाए कि भैया ये तो दोनों मिले हुए हैं, इनको टिकट वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, या इनको वोट देना मतलब आम आदमी को पार्टी को वोट देना, तो ये भी कहीं ना कहीं डेंट पहुंचा सकता है इस चुनाव में। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण संबंध हो पाएंगे। आज ही खबर चल रही है कि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया कि 350 सीटों पर लोकसभा हम लड़ेंगे, बची कुछ ही सीटें हम बांटेंगे। अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीटें छोड़ देगी क्या कांग्रेस के लिए? क्या पंजाब में वो अपना स्टेक छोड़ देंगे क्या? संभव ही नहीं है। ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर ही विपक्षी एकता की बात है। ये जब व्यावहारिक स्तर पर जब बात आएगी, ये भी सैद्धांतिक रूप से ठीक है कि एक होना चाहिए, जब व्यवहारिक रूप से एकता की बात आएगी तब बड़े झगड़े खड़े होने वाले हैं विपक्ष के अंदर, बात है आप मान के चलिए। तो आम आदमी पार्टी, जिनका सबसे पहला दुश्मन आज की तारीख में कांग्रेस है, या कांग्रेस की पहली दुश्मन आम आदमी पार्टी है, वो कैसे गलबैया डाल पाएंगी चुनाव के अंदर, ये बड़ी देखने की बात होगी और बहुत मुश्किल लगता है मेरे को जी। तो ब्रजेश जी, एक परसेप्शन की बात होती राजनीति में। देखिए, जैसे उन्होंने एक कर्नाटक के हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं कि 40% की एक बात उन्होंने स्टेब्लिश कर दी, तो वो पूरे चुनाव में चली। और एक ये भी चला कि जेडीएस चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ चली जाएगी, तो नतीजा हुआ कि उनका वोट शेयर शिफ्ट हुआ, वो कांग्रेस के खाते में गया। बीजेपी के पास वोट शेयर उतना ही रहा, लेकिन सीटें आधी हो गई। तो शायद ये भी एक खेल बड़ा चुनाव में रहता ही है कि चुनाव बाद आफ्टर इलेक्शन कौन किसके साथ जाता है, अगर स्थितियाँ बनती हैं तो। देखिए मनोज जी, माहौल बनाया जाता है, लेकिन हर राज्य की राजनीतिक तासीर अलग होती है। यदि हम गुजरात की बात करें तो वहाँ की तासीर अलग है, और किस तरह से आप देखिए कि कांग्रेस वहाँ पे लूज होती गई है और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे प्रभाव दिखने को बना। यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की तस्वीर एक तरह से पहले से बहुत कुछ साफ थी कि वहाँ किसकी सरकार बन सकती है। वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ भ्रष्टाचार एक बड़ा 40% का मुद्दा था, और तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए गए वो वैसे वहाँ पे कारगर नहीं हुए, चाहे वो बजरंग दल और बजरंग बली का मामला हो, जिस तरह से वहाँ पे भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ी, जिस तरह से वादे करने लगी कांग्रेस, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और वहाँ पे जो क्षेत्रीय छत्रप थे, दोनों बड़े ताकतवर नेता थे मनोज जी, और जिस तरह से बीजेपी ने जो सीएम बदलने का काम किया था, मुझे लगता है कुछ गलतियां ऐसी थी जिससे नतीजे उनके अनुरूप नहीं आ पाए और वैसा माहौल नहीं बन पाया। क्या मध्य प्रदेश में वैसी परिस्थिति है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के छत्रप उतने पावरफुल हैं? ऐसा चेहरा उनके पास है, ऐसा नेतृत्व उनके पास है? क्या मध्य प्रदेश में वैसे ही परिस्थितियां बीजेपी की हैं कि कांग्रेस को फायदा मिल जाए? यदि आप देखिए यहाँ हिजाब की बात हो रही है, यदि यहाँ धर्मांतरण की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में जैसा हुआ वैसे सब एकजुट हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये मुद्दे पहले भी चलते रहे। यहाँ पे पिछली बार हमने नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा किस तरह से मुद्दे आया था, राजस्थान वाला, सर कलम करने वाला। तो आप देखिए क्या वो मुद्दे, कन्हैया लाल वाला, तो क्या वो मुद्दे मध्य प्रदेश में उतने कारगर हुए कि अल्पसंख्यक समुदाय पूरा एकजुट होकर कांग्रेस के पाले में चला गया? यदि वो जाता भी है तो यहाँ उसका परसेंटेज बहुत कम है, 5 से 6% है। और यदि ओवैसी आ जाता है, एआईएमआईएम पार्टी आ जाती है, जिस तरह से वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सर्वे किया है 50-60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की, तो हमने देखा बुरहानपुर में कैसे नतीजे आए। आप देखिए जबलपुर के नतीजे, आप देख लीजिए ग्वालियर के नतीजे। तो ये आम आदमी पार्टी हो चाहे ओवैसी की पार्टी हो, ये निश्चित तौर पर जो अजय जी भी कह रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा है पिछले विधानसभा चुनाव में
बीजेपी कुछ सीटें बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से हार गई थी, अपने बागी उम्मीदवारों की वजह से हार गई थी। चाहे वो हमने देखा कि जयंत मलैया या ग्वालियर में जो पाठक जीते हैं, हाँ, तो आप देखिए कितने कम मार्जिन से अपने बागियों की वजह से शरद जैन। तो ये जो परिस्थितियां हैं, और जो 66 सीटों की जो बात कर रहे थे अजय जी, जो रणनीति बना रहे हैं दिग्विजय सिंह वहाँ पहले से उम्मीदवार घोषित करने की, तो क्या वहाँ इंतजार करेंगे बीजेपी से लोग आएंगे उनकी, और बीजेपी जो फार्मूला लेके चल रही है क्या वो फार्मूला लागू करती है कि 3 से 4 बार के एमएलओ को यदि टिकट नहीं देगी? तो हमने देखा किस तरह से कर्नाटक में मुख्यमंत्री, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। तो ये जब चुनाव का आएगा, मतलब जब टिकट और दावेदार उम्मीदवार घोषित होंगे और उसके बाद जो हालात बनेंगे वो बहुत कुछ तय करेंगे कि मुद्दे किस तरफ जा रहे हैं। कुछ मुद्दों से हम देखेंगे कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा, हिंदी बेल्ट में चलेगा, जो कि कर्नाटक में नहीं चल पाया था। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं। गुजरात में एक मुद्दे की वजह से आप देखिए कि चुनाव जीत जाते हैं वो, यदि मोदी का चेहरा सामने आ जाता है तो मोदी मैजिक चलता है, और कांग्रेस आपको वहां देखिए किस हालात में नीचे चली जाती है। तो यहाँ परिस्थितियां बहुत अलग हैं। और जो बात अजय जी भी कह रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी उनके साथ, लोकसभा की रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन राज्यों में जो आम आदमी पार्टी भी किस तरह से विकल्प बनती जा रही है कांग्रेस का, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरा भी है। तो यहाँ की परिस्थितियाँ मुझे लगता है कि अभी माहौल बनेगा, उसी समय मुद्दे भी बनेंगे, और मुद्दे क्या बनेंगे, किस तरफ की धारा हवा बहती है, उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका पल्ला भारी है, किसका कमज़ोर है। अभी तो हम संगठन के हिसाब से, तैयारियों के हिसाब से, मौजूदा हालात पे कह सकते हैं कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दोनों रणभूमि में तैयार हैं अपने अपने सैनिकों के साथ, और कोई भी मुद्दा जब आता है तो वो आज की तारीख में यदि मुद्दा है, चाहे वो महाकाल का हो, चाहे महंगाई का, वो हमको लगता है कारगर है। लेकिन यही महंगाई का मुद्दा, यही बेरोजगारी का मुद्दा हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, दूसरे राज्यों में भी देखा है, लेकिन वहाँ वैसे परिणाम नहीं आए। तो आप देखिए परिणाम के लिए तब के ताज़ा जो मुद्दे होंगे वो ज़्यादा कारगर होते हैं, और तत्कालिक जो रणनीति होती है जो बदलती रहती है, एक चरण में अलग रहती है, दूसरे चरण में अलग रहती है, तीसरे चरण में अलग रहती है। कई बार एक चरण में किसी के पक्ष में माहौल जाता है, दूसरे चरण में हम देखते हैं बदल जाता है तो दूसरे के पक्ष में चला जाता है। लेकिन एक संकट ये भी ना कि कर्नाटक जैसा एक ही चरण में हुआ तो आपके पास विकल्प कम बचते हैं। तो अजय जी, विकल्प और क्या है कांग्रेस के पास? क्योंकि अगर जो गठबंधन की हम बात करें तो जिन पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से तो कोई के साथ अभी गठबंधन होता दिख नहीं रहा है। तो बीजेपी 51% वोट शेयर की बात कर रही है, तो कांग्रेस को अगर अतिरिक्त वोट जुटाना है तो क्या कुछ उनको और अतिरिक्त काम करना होंगे? देखिए, कांग्रेस अभी थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा लग रही है मेरे को जी। उनको लग रहा है कि वो अकेले चुनाव जीत लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि जैसे ही पहले कहा कि भाई मूल मुद्दा तो ये है, क्या जनता की नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे, उसको वोट पर कन्वर्ट कर पाएंगे, और क्या वो वोट डल पाएगा। ये व्यावहारिक सवाल है बहुत सारे जो चुनाव में आगे तय होंगे जी। ये बात जरूर है कि एक ही चेहरे को देख करके मध्य प्रदेश की जनता उब चुकी है। बीजेपी ने कोई रिस्क अभी तक नहीं लिया है चेहरा बदलने का, और अब ऐसा लगता है कि शायद ये आगे बहुत कम समय बचा है, तो अब ये होगा, इसकी संभावना बहुत कम बची हुई है, क्योंकि नया कोई आएगा भी तो वो इतनी जल्दी क्या कर पाएगा। तो निश्चित रूप से वो शिवराज के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना लगभग है। संगठन के स्तर पर शायद कोई बदलाव हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसमें भी संभावना मेरे को कम लगती है जी। अब सवाल है कि ये जो नाराजगियां हैं या जो एक ऊब है सरकार के दूसरे कामों को लेकर के, इसको पॉजिटिव तरीके से बीजेपी कैसे बदल पाती है चुनाव के अंदर, ये देखने की बात है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस इसको कैसे अपने पक्ष पे एंगेज कर पाती है, ये बहुत बड़ी बात है। केवल घोषणाएं करने से या उस घोषणाओं की नकल करने से या केवल ये मान लेने से कि जनता हमको वोट दे देगी, नाराज होगा, तो ये एक ख्याली पुलाव हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इसको वोट में बदलना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ा सवाल भी यही और सबसे बड़ा संकट भी कांग्रेस का शायद यही है। हाँ, निश्चित रूप से है ना भाई, वो बातें जितनी भी कर रही हूँ, लेकिन अंदरूनी स्थिति क्या है उनको ही मालूम है। तो वो कैसे कर पाएंगे। पिछली चुनाव में तो ये हुआ था 2018 के कि कर्ज माफी जैसा एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिल गया था, और उससे काफी हद तक किसानों ने कांग्रेस को पक्ष में वोट कर दिया था, और लोगों ने भी शायद क्या बहुत सारे लोगों बीजेपी को बदल दिया जाए तो उसलिए वोट, लेकिन फिर भी वो बहुमत से दूर रह गए थे। लेकिन अब इस बार भी वैसा होगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई मुद्दा कांग्रेस के हाथ में नहीं लगा है जिसको अपन गेम चेंजर कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अब अगर अभी हालांकि चुनाव आने में 2-3 महीने और है अभी, तब तक स्थितियां और बदल सकती हैं। तब तक नर्मदा में काफी पानी बह चुका होगा। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए बहुत चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद मुकिल जी। तो
तो निश्चित तौर पर संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के सामने मुद्दे तमाम सारे हैं, लेकिन क्या आपके पास वो संगठन है? क्या आप उधार की जो हम देख रहे हैं कि घोषणाएं या नकल के सहारे आप चुनाव जीत पाएंगे, या उस चुनाव को जीतने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा? क्योंकि युवाओं के दौर में अगर आपकी यूथ टीम भी सही से ज़मीन पर काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब यही है कि संगठन कमज़ोर है, और उस कमज़ोरी से पार पाना कांग्रेस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।